अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, आपको खुशामदीद। और प्रोग्राम है वॉक योर टॉक, जो हर मंडे की शाम को विलिंग वेज के फोरम से हम आपकी खिदमत में लेके आते हैं। और आप ये प्रोग्राम में शिरकत भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक लाइव प्रोग्राम है और आपके कमेंट्स और आपकी आरा हमारे लिए बहुत मुक़द्दम है, बहुत मोहतरम है। तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर कोई कमेंट ऐसा हो जिसको आप शामिल करना चाहें तो बाय ऑल मीन्स आप उसको शामिल कर सकते हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस नादिया शेख खानी शेखनी नादिया शेखनी। ये आपने कहाँ पढ़ा है? बस जहाँ पे भी पढ़ा है। ये नादिया शेख हैं या टुक टुक टिक 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 टॉक नादिया शेखनी है? मुझे समझ लग गई थी कि आपने वहीं पे देखा है। अच्छा। और उधर जो है वसीम मज़हर अली हैं, जिनको ख़ुद हज़रात में पूछ रहा था कि आपका मैं तारुफ़ जब कराऊं तो बड़े उस्ताद कह के कराऊं, छोटे उस्ताद कह के कराऊं या दरमियाने उस्ताद कह के कराऊं। तो ये इन्होंने नहीं बताया, मगर ये बहरहाल बड़े उस्ताद हैं। तो आपके दोनों के आमद का बहुत शुक्रिया। ख़ुद हज़रात आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इंसान जो हैं उनके जज्बात होते हैं। जैसे कोई बहार बेगम एक एक्ट्रेस थी, उनको मलका-ए जज्बात कहते थे। एक हमारे बहुत मशहूर एक्टर थे, उनका नाम था मोहम्मद अली, उनको शहनशाह-ए जज्बात कहते थे। तो जज्बात लोगों में होते हैं, जज्बात की रौ में बहकर कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा प्यार में बह जाते हैं, जज्बात की रौ में, और फिर जब प्यार का जवाब प्यार से उस तरह से नहीं मिलता तो गुस्से में आ जाते हैं। जज्बात की रौ में जूं जूं हम बहते जाते हैं तो हमारा इमोशनल ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। हमारा ब्रेन जो है, ये जैसे आवाज़ आ रही है अगर आप गौर करें तो इमोशनल ब्रेन जो है उसके दो हिस्से होते हैं ब्रेन के, राइट एंड लेफ्ट। ये कई दफ़ा हम बता चुके हैं। अगर आप ब्रेन की मॉर्फोलॉजी, एनाटमी स्टडी करें तो राइट साइड, जैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो राइट लोब ऑफ ब्रेन एंड लेफ्ट लोब ऑफ ब्रेन। जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है ये ज़्यादा जज्बाती है और जो लेफ्ट है वो ज़्यादा लॉजिकल है, मंतक, दलील। क्योंकि इंसान के दोनों हिस्से ब्रेन के और आपस में जुड़े भी हुए हैं, तो ये मिलकर जब काम करते हैं तो बेहतरीन काम करते हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। अच्छा, मगर इंसान अच्छा महसूस करते हैं जब वो जज्बात की रौ में बह रहे होते हैं, उनको अच्छा लगता है। जैसे मौसीकी है, मौसीकी में जो शब्द, जो लफ्ज़, जो जुमले, जो अशआर सुनते हैं और फिर साथ में मौसीकी जमा हो जाती है तो वो जज्बातियत को जन्म देती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो अगर कोई सिर्फ दलील से बात करे, जैसे बच्चों से कोई बात करते हैं, अगर बच्चों से सिर्फ दलील से बात करें तो उनको समझ आएगी? नहीं आती ना। और अगर सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू करनी शुरू कर दें तो बच्चे कहते हैं कि मुंडा बिगड़ा जाए। सो देयर हैज़ टू बी अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन द टू। आज हम यही बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर ऐसा बैलेंस कायम करें, जज्बात का और दलील का और मंतक का और अक्ल का, कि हम दूसरों की बात आसानी समझ सकें। और जब हम उनकी बात समझ जाएंगे तो फिर अपना नज़रिया फ़िक्र, अपनी बात भी शायद हम उनको समझाने में कामयाब हो जाएं
अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इस तरह से ये बात हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे एक कहानी शेयर करूँ, आम सी कहानी है। अगर याद रहा तो 2 कहानियाँ शेयर कर लूँगा, वरना एक तो करूँगा। कहानियों का और इंसानों का उतना ही गहरा पुराना ताल्लुक़ है जितना इंसान की इस कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी का वजूद। तो कहानियाँ और तमसील, ये स्टेज पे जो आप ड्रामा इनेक्ट करते हैं, ये मुख्तलिफ़ कल्चर्स का भी हिस्सा है और इससे बात भी समझ आती है। कहानी ये है कि ये कहानी जो होती है ना, इसका मज़ेदार बात वसीम भाई ये होती है कि ये हमारे इमोशनल ब्रेन को भी एक्टिवेट कर देती है, अंदर ले आती है, और हमारे लॉजिकल ब्रेन को भी। तो आपको मैंने अर्ज़ किया कि जब ये दोनों ब्रेन्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो नताइज बेहतरीन हमें मिलते हैं। ये जैसे कोई हथौड़ी चलाता है ना, तो ठक ठक करके ज़हन में आती है। राशिद भाई, हथौड़ी की आवाज़ पड़ती है ना, तो ये एक अलग बात थी, यानी बीच में से किसी वो कहते हैं ना, काट दें, ये बात इसका ताल्लुक नहीं। बाहर से ख्वातीन हज़रात आवाज़ आ रही थी तो मैं तवज्जो चाह रहा था अपने प्रोड्यूसर्स की कि ज़रा जाके समझाइए। मैं कहानी की तरफ वापस आऊँ। कहानी ये थी कि एक साहब थे, एक दूर दराज गाँव में रहते थे। ज़िंदगी अच्छी गुज़र औकात हो रही थी उनकी, मगर उनको लगता था कि शायद जो बारीक बातें हैं और जो अहम बातें ज़िंदगी की, वो अभी तक उनसे आश्कार नहीं हुए, उन पर हवैदा नहीं हुई, उनको उन चीज़ों का पता नहीं चला। तो उन्होंने देखा कि जो बहुत ही समझदार लोग हैं वो कई दफ़ा जंगल में जाके किसी दरख्त के नीचे, किसी बोर्ड के नीचे, किसी गार में बैठकर गौर व खौज़ करते हैं, इस्तग़राक़ करते हैं, सोच विचार करते हैं। तो बहुत सारे जो बारीक मानी होते हैं ज़िंदगी के, वो उनके ऊपर खुल जाते हैं। तो उन्होंने अपना जो अच्छा काम काज चल रहा था उसको पीछे डाला, पसे पुश्त डाला, और अपने गांव से जो करीब में एक जंगल पड़ता था वहाँ चले गए। जंगल में जाके उन्होंने आलती पालती मारी, थोड़े बहुत कपड़े पहने और खूब गौर व खौज़ करना शुरू कर दिया। इसी तरह के होते हैं ना जो ज्ञानी लोग होते हैं, मतलब उनको, बुद्धा का आपने देखा होगा, वो पिंजर निकला हुआ और पेट अंदर, यानी कि जैसे वो कह रहे थे ना शो स्टॉपर, उस तरह से उनकी इतनी पतली सी कमर थी बुद्धा की। तो ऐसी नहीं आई थी, ये डाइटिंग कर करके आई थी। तो वो बहरहाल वो साहब जो थे वो भी गए और जंगल में बैठ गए इस तरह से ज्ञान करने के लिए ना। ये उंगलियां मिला के उन्होंने एक आसन जो था वो अपना लिया और गौर करते रहे। फिर उनको भूख लग गई, क्योंकि इंसान की जबिलत है, भूख लगती। तो वो जब भूख लगती तो अपने गांव चले जाते, गांव जाके कुछ खाना वाना खाते, फिर थोड़ा बहुत खाना ले आते और फिर आके उधर उसी तरह आलती पालती मार के बैठ के ज्ञान करते, सोच विचार करते, जो नेचर है, कुदरत है, उसके नज़ारों को देखते और उनमें से कुछ समझने की कोशिश करते रहे। एक दिन क्या खुदा का करना हुआ कि शाम ढल रही थी और उन्होंने देखा कि दूर एक दरख्त जो था उसके नीचे एक लूमड़ी बैठी है। लूमड़ी जो थी वो उसके दोनों अगले बाजू या पाँव जो थे या टांगें जो थीं वो कटी हुई थी, चल नहीं सकती थी, मगर थी तगड़ी हट्टी कट्टी। बड़े हैरान हुए कि ये जंगल का कानून तो ये है कि अगर कोई फिट नहीं है तो कोई जानवर आके उसको खा जाता है, तो ये लूमड़ी जो ना हिल सकती है, ना जुल सकती है, ना आ जा सकती है, ना जा सकती है, ये यहाँ पे कैसे दरख्त के नीचे बैठी हुई है।
तो वो उसको गौर से देखने लगे, तो क्या देखते हैं कि उतनी देर में वहां पे आ गया एक शेर, और शेर जो था वो लोमड़ी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। उन्होंने कहा लो भाई ये हुआ, आज तो इसका क्रियाक्रम हो जाएगा, आज तो ये बचती नहीं। मगर फिर मोजा ये हुआ कि शेर ने आके लोमड़ी के सामने गोश्त का एक टुकड़ा डाला, दांतों से उसको चबाया, और चबाने के बाद लोमड़ी को दे दिया। लोमड़ी ने वो खाना शुरू किया, पेट भर के खाया, और फिर जो था जंगल का बादशाह शेर वो वहां से चला गया। बड़े हैरान हुए। अगले दिन क्या देखते हैं कि फिर वही माजरा रिपीट हो रहा है। तीसरे दिन फिर ऐसा ही उन्होंने देखा, तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा दो लो भाई, मैं जो उस वक्त से गौर व फिक्र कर रहा था उसका जवाब मुझे मिल गया कि खुदा जो है वो खुराक पहुंचाता है और वो कहीं भी पहुंचा सकता है। तो मैं जो अपना ये यहाँ पे जो ज्ञान कर रहा हूँ, जो संन्यास कर रहा हूँ, ये छोड़ के जो गांव जाता हूँ खाना खाने, आइंदा मैंने कोई नहीं जाना। जब इस लोमड़ी को जो अपाहज है मिल सकता है खाना उसकी वहाँ पे उस जगह पे, तो मुझे नहीं मिल सकता। जो इसको देता वो मुझे भी देगा, रब खुदा। उन्होंने जनाब गाँव शाँव जाना छोड़ दिया और वहाँ पे बैठे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, दुआएं मांग रहे हैं, कोई भी नहीं। जब तीन दिन गुजर गए, पेट जो था वो कुल हो वल्ला पड़ने लगा, आंतें जो है कुल हो वल्ला पड़ने लगी, और हालत जो है नज़ा की आने लगी, बेहोशी तारी होने लगी। तो फिर एक चमत्कार हो गया। एक दरवेश सिफ्त आदमी वहाँ से गुजरा और उसने कहा कि ए भले मानस, तू इस बेयाबान जंगल में क्या कर रहा है और तेरी हालत इतनी गैर क्यों हुई है। तो उन्होंने अपना सारी कहानी उससे गोश गुजार की कि इस तरह से मैं गांव में होता था, गांव में मुझे ख्याल आया कि भाई ये गांव की ज़िंदगी काफ़ी नहीं है, अगरचे भली गुजर रही थी, अच्छी गुजर रही थी, तो मैं यहाँ जंगल में आ गया। जंगल में आके मैंने इस तरह से शुरू कर दिया गौर व फिक्र करना, ज्ञान करना, सोच विचार करना, ये मुराकबा करना। तो फिर मैंने ये सीन देखा, शेर आया, शेर ने वो लोमड़ी जो अपाहज थी उसको खाना दिया। तो मैंने ये उससे नतीजा निकाला कि अगर शेर जो है वो लोमड़ी को खाना दे सकता है, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे क्यों नहीं खाना पहुँच सकता। तो मैं उस दिन से जंगल से घर नहीं गया। तो ये मैंने इसका नतीजा निकाल लिया कि ये यकीनन कोई जो है खुदा की तरफ से कोई करामत है, कोई साइन है, कोई। तो उन्होंने कहा भले मानस, तूने अपना लॉजिक यूज़ किया, मंतक यूज़ किया, दलील यूज़ की, अपने जज्बात को काबू में किया, पर तूने ये क्यों ना सोचा कि तू एक शेर बन जाए और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनको कोई कुछ देने वाला नहीं है, तू उनकी जाके खिदमत करे। तूने क्यों सोचा कि तूने अपाहज लोमड़ी बनना है कि तुझे कोई आके दे। तो मंतक, दलील, इमोशन हमें कई दफ़ा सही तरफ ले जाते हैं और कई दफ़ा हमें गलत नताइज की तरफ ले जाते हैं। ये थी एक कहानी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक कहानी और भी सुनाऊंगा, और अगर याद रही तो क्योंकि वसीम भाई चाहते हैं कि मैं सुनाऊं। हाँ जी सर। तो ये एक कहानी फिर मैं और भी सुनाना चाहूँगा। एक बादशाह था, और वो जो बादशाह था उसकी एक आंख नहीं थी, यानी वो काना था। होते बादशाह, रंजीत सिंह भी ऐसा बादशाह था। तो बादशाह होते हैं, मगर इस बादशाह की खास बात ये थी कि इसकी एक टांग भी नहीं थी। तो इस तरफ की आंख नहीं थी, इस तरफ की टांग नहीं थी। आपको क्यों इतनी हंसी आ रही? मजे की बात है। मजे की बात, ठीक है। अच्छा, उस बादशाह की ख्वाहिशें भी थी,
जैसे हर इंसान की ख्वाहिशें, क्योंकि चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो, ख्वाहिशें तो सभी की होती हैं। उसकी ख्वाहिश ये थी कि उसकी एक भली सी सेल्फ़ी खिंचे जिसमें उसकी टांग भी ऐसे ना नज़र आए कि भाई नहीं है, और एक उसकी जो आँख का मसला था वो भी ना लोगों को नज़र आए। तो सेल्फ़ी तो नहीं हो सकी, मगर फिर उसने आर्टिस्ट बुलाए कि मेरी पोर्ट्रेट ऐसी बना दो कि जिसमें ये ऐब छुप जाए, तो किसी ने नहीं बनाई। एक भला मानस, यानी जहाँ पे भी जब भी आपको ये लगता है कि ये मसले का कोई हल नहीं है, तो अगर आप अपनी काविश कोशिश जारी रखें तो आपको मसले का हल मिलता ज़रूर है। बेशक। तो एक आर्टिस्ट ने हामी भर ली कि बादशाह सलामत मैं आपके लिए पोर्ट्रेट बनाऊंगा। तो उसने जो पोर्ट्रेट बनाई उसमें दिखाया उसने कि बादशाह हिरन का शिकार कर रहा है और उसके हाथ में कमान है और उसके हाथ में तीर है। तो उसने जो है ना ऐसे करके एक आंख बंद की हुई है और बैठ के एक घुटना टेक के वो निशाना लेके हिरन को मार रहा है। तो उसमें एक टांग छुप गई और आंख भी ऐसे बंद हो गई, यूँ ख्वातीन हज़रात ऐसे करके। तो अब वो जो उसने बनाई वो शाहकार तस्वीर बन गई। बादशाह भी खुश हो गया, उसका मुंह मोतियों से उसने भर दिया। फिर उसको सांस नहीं आ रहा था तो मोती निकाल लिए उसने, मगर फिर यानी उसको काफ़ी इनाम व इकराम से नवाजा। और तो दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई जज्बात की रौ में ये बात समझते हैं कि इसका कोई अंजाम ही नहीं है, इसका हल ही नहीं है, तो ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डू इट। whenever you feel there is no hope at the end of the tunnel, सुरंग के दूसरी तरफ हमेशा दूसरा रास्ता होता है अगर हम तलाश करें। क्योंकि मिस नादिया जो हैं उन्होंने फील कर ली है ये बात, क्योंकि जज्बात इनके भी हैं, कि वसीम भाई को भी एक स्टोरी सुनाई इनके कहने पे, अपनी तरफ से भी सुनाई, तो एक तीसरी स्टोरी मिस नादिया के कहने पे भी होनी चाहिए। हालांकि मैंने ऐसा प्लान नहीं किया होता ख्वातीन हज़रात, मगर तीसरी स्टोरी मैं आपके कहने पे सुनाता हूँ। मिस शहद की मक्खियाँ होती हैं और शहद की मक्खियाँ जो हैं उनका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ही बताइए। शहद उनका फ़ायदा देती हैं कि शहद देती हैं, शहद में बहुत ज़्यादा शिफा है। हाँ, मुझे तो यही पता है। करेक्ट, ठीक बात है। अच्छा, कीड़े जो होते हैं, कीड़े, हशरियात, टकमकोड़े, हशरातुलर्स, वही टकमकोड़े। कभी आपको टकमकोड़ा लड़ा है? नहीं। कोई आपको शहद की मक्खी ने काटा हो? हाँ जी। काटा था? मुंह सूज गया था? नहीं, मुंह पे नहीं, हाथों शाथों पे। जब हम गांव में थे तो आपने वट्टा तो नहीं मारा था? नहीं, मैं बहुत डर लगता मुझे उनसे। नहीं, आपने उनके जो था वो क्या उसको बोलते हैं, छत्ता? कभी भी नहीं। हाँ, भेड़ के छत्ते में कभी आपने वट्टा मारा? नहीं, नेवर। इत्तेफाक नहीं। अच्छा, ये जो हैं ये डंग भी मार लेती हैं, भेड़ भी होते हैं, फिर उसके बाद ये जो है आके चूंटियाँ आप खा जाती हैं, या आपकी चीनी या कोई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, फिर कॉकरोचेस भी होते हैं, ये सब हशरातुल अर्स हैं। तो ये फिर अच्छी चीज़ तो ना हुई। मगर साइंसदानों ने जो इनके ऊपर तहकीक की है उससे ये पता चला है कि इनकी भी बस्तियां होती हैं। ये ज़मीन के अंदर चींटियाँ बस्तियां बना के रहती हैं, और दीमक कैसी चीज़ है, चाट लेता है हर चीज़ को, हर चीज़ को चाट के खा जाता है। तो ये भी अच्छी चीज़ ना हुई। दीमक के ऊपर भी उन्होंने रिसर्च की है कि ये भी पूरी अपनी एक बस्ती बना के रहती हैं, और शहद की मक्खियाँ हों, दीमक हो, या चींटियाँ हों, या हशरातुल अर्ज़ हों। ये दीमक जो है ना पहले कॉकरोच हुआ करते थे, कई साल पहले की ये बात है। चला जा रहा था मैं चलता हुआ, हनुमान चाली से बढ़ता हुआ, मतलब बहुत कई करोड़ साल पहले की बात है। ये पहले
फिर फैशन सेंस इनमें आ गई, फिर इन्होंने डाइटिंग शुरू की, थोड़े चेंज हो गए ना, तो ये दीमक बन गए। मगर जो बुनियादी तौर पे इनको दीमक जिस चीज़ ने बनाया वो ये थी कि इन्होंने कुछ सीखा कि किस तरह से ये पत्तों को खाएं या लकड़ी को खाएं तो इनका मैदा उसको हजम कर ले। इसके लिए इन्होंने एक ख़ास फंगस के साथ दोस्ती लगा ली। एक ख़ास फंगस थी, एक ख़ास फंगस समझती हैं आप? जैसे जरासीम होते हैं ना, वायरसेस, बैक्टीरिया, इसी तरह एक चीज़ फंगस भी होती है। तो वो फंगस खाती थी तो इनके मैदे में जाती थी, जाके जब ये लकड़ी खाती थी या पत्ते खाती थी तो वो एक लुआब सा बन जाता था और वो डाइजेस्ट कर लेती थीं, और उससे ये अपनी एक जब मरती थी तो फिर क्या होता था कि वो आगे पास नहीं होता था वो लुआब और वो फंगस। ये तो सीख लिया इन्होंने कि किस तरह से लकड़ी को और इन चीज़ों को हज़म करना है उस फंगस के ज़रिए। जैसे हमारा मैदा है ना, हमारे मैदे में तेज़ाब होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना तेज़ होता है कि अगर उसको निकाल के यहाँ पे आपने खुदा ना खास्ता किसी को उल्टी आती है तो जलन होती है ना, तो मैदे में तो नहीं तंग करता, मगर जब और जगहों पे वो तेज़ाब निकल के आता है, हाँ, ओह माय गॉड, तो अगर उस तेज़ाब को निकाल के यहाँ एक ग्लास में रखा जाए और ग्लास के अंदर उंगली डाल दी जाए तो उंगली जो है वो सारी खाई जाएगी। Really? हाँ, इतना तेज़ होता है। स्टमक तो और सेंसिटिव मगर स्टमक के अंदर की जो एक लेयर होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। जब वो लेयर जो है हमारी कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से या ज़्यादा देर भूखा रहने से या कोई और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, एच पाइलोरी वगैरह, ये नाम है उसका, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो जब आ जाते हैं मैदे में तो वो मैदे की जो प्रोटेक्टेड महफूज खाल होती है वो उसमें छोटा सा एक ज़र्ब सी लग जाती है, ज़ख़म सा लग जाता है, तो फिर वो एसिडिटी वहाँ पे असर करती है, तो फिर वो एसिड तंग करता है, तो कहते हैं जलन हो रही है, तो फिर उसका इलाज वगैरह हो जाता है। तो ये जिस तरह से दीमक जो थी, ये पहले कॉकरोच हुआ करते थे, फिर ये एवोल्यूशन के ज़रिए, इर्तिका के ज़रिए ये छोटे होते गए क्योंकि फूड नहीं मिल रहा था ना, तो छोटे होते 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 तो इतने नन्हे मुन्ने से हो गए ना, दीमक बहुत छोटी होती है। मगर फिर इन्होंने ये प्यार डाल लिया फंगस से, तो फंगस जो थी जब इनके मैदे में जाती थी तो ये वो जो भी खाते थे, लकड़ी भी, वो हज़म हो जाती थी। मगर मसला ये था कि जब ये मरते थे तो जो अगली दीमक, अगली नस्ल होती थी, उनके पास ये चीज़ नहीं होती थी, फंगस, तो इनकी अफजाइश नस्ल नहीं हो रही थी, ये ज़्यादातर तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे थे, यानी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे जानवरों की या दूसरे हशरात की पैरवी ना करते हुए ये अपने जो भी उनके साथ के होते थे जाके उनके अंदर माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र कर देते थे अपनी फंगस। तो अब उनमें भी वो कैपेबिलिटी आ गई और वो आगे कर देते थे और वो आगे कर देते थे, तो जितने भी वहाँ पे दीमक होते थे 30, 40, 50, उन सब के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती थी कि वो ये लकड़ी खाएं तो वो हज़म कर लें। आपका क्या ख्याल है, ये कहानी मैं अपने से घड़ के सुना रहा हूँ या ये नहीं रिसर्च बेस्ड होगी? आप वाली कहानी मैंने यानी रिसर्च बेस्ड कहानी सुनाई है। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि वो उनकी अफजाइश नस्ल होने लग गई, मगर उनमें एक चेंज ये आया कि वो अकेले तन्हा रहना ये भी कोई बात है। अब वो वैसे नहीं रहे, बिकॉज दे वर उनका आपस में एक ताल्लुक बन गया, दे कुड हेल्प ईच अदर, सो दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर collectively together, so they became kind of social animals या हशरात या वो क्या उनको बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, सोशल कीड़े मकोड़े। अच्छा, इनको आप कह लें कि इनका ताल्लुक आपस में यू सोशल होता है। जिस तरह स्ट्रेस कहते हैं ना, स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, स्ट्रेस, और यू स्ट्रेस का मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस। यू सोशल का मतलब है कि जिनका आपस में ऐसा ताल्लुक हो
जो एक दूसरे का मददगार हो। अच्छा, ये जो फंगस था, अब फंगस भी ज़्यादा तब होता था जब वो ये जो कुछ खाते थे और जो कुछ एक्सक्रीट होता था उससे फंगस भी बढ़ता था। तो इनका, दीमक का और फंगस का ताल्लुक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया। सिम्बियोटिक का मतलब होता है कि जिसका एक को दूसरे का और दूसरे को पहले का फ़ायदा हो, तालमेल। तो अब आपने ये देखा कि एक तरफ तो दीमक को दीमक का फ़ायदा, जिमें बंदा बंदे दा दारू है तो बंदा बंदे नू मारू है, उसी तरह दीमक दीमक को दारू बन गई, दीमक दीमक का फ़ायदा दे रही है। और अब सोचने की बात यह है कि दीमक का फ़ायदा फंगस को हो रहा था या फंगस का फ़ायदा दीमक को हो रहा था? फंगस का फायदा दीमक को हो रहा था। फंगस तो खत्म हो रही थी ना? नहीं, ख़त्म नहीं हो रही थी। वो जब ये खाते थे फंगस और जब उसको एक्सक्रीट करते थे तो उससे फंगस ज़्यादा ग्रो होती थी इस साइकिल से गुजरने के बाद। अच्छा, अब ये सारी बात को मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे लॉजिक में और जो है इमोशंस में कहाँ से आ गई है सारी दीमक की बात, को कनेक्ट होना चाहिए ना। आज मुख्तसर ये हुआ कि इनकी कॉलोनीज़ बनने लग गई, कॉलोनीज़। और उन कॉलोनीज़ में जिस तरह इंसानों के यहाँ कोई बादशाह होता है, कोई मलका होती है, कोई नौकर चाकर होते हैं, कोई सीईओ टाइप लोग होते हैं, कोई जो है वो कोई गार्ड्स होते हैं, आर्मीज़ होती हैं, तो ये भी पूरी एक कॉलोनी में इकट्ठे रहने लगे और सब ने अपनी अपनी पोजीशनें संभाली। कोई मलका थी जो अंडे देती जा रही है, एक बादशाह जो उसकी केयर कर रहा है, और गार्ड्स हैं जो अंडों की भी केयर कर रहे हैं, और कुछ वर्कर्स हैं जो सारा फूड जो है उसको बना रहे हैं। और ना सिर्फ फूड बना रहे हैं बल्कि छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे क्यूबिकल्स, छोटे छोटे कमरे बना रहे हैं। शहर की मक्खी पे बात कर रहे हैं ना? मैं तो दीमक की बात कर रहा हूं। सेम स्टोरी लग रही है उनकी। सेम स्टोरी, इसीलिए तो मैंने इन सब का जिक्र किया है कि चाहे वो एंट्स हों यानी चींटियाँ हों, चाहे वो टकमकौड़े हों, या वो जो है शहद की मक्खी हो, तो इनकी भी एक लाइफ साइकिल है, इनका भी एक रब्त है, इनका एक लाइफ स्टाइल है ऐसा ही, और वो एक दूसरे का मददगार लाइफ स्टाइल है। अब ये किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं कि भाई गल सुन, तू जाना है तो ना लैके आना है इन्नियां चीज़ां, ए फलानियां चीज़ां लै, अब तू गार्ड है, तू उत्थे खलोते रहना है, ए बादशाह है मलका। ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं? कोई इमोशन से या कोई जो है लॉजिक से? कैसे करते हैं? बताएं। कोई तो तरीका होता होगा ना। तो हो सकता है कि खुशबू से करते हो। चूंटी जो होती है, चूंटी आपको कितनी भी आपने चीज़ उसकी नज़र से दूर रखी हो तो वो सूंघती सूंघती आ जाती है। इसी तरह इस चीज़ को बोलते हैं फरमोन्स। फरमोन्स का मतलब ये होता है कि इनके लुआब से ये मट्टी को भी खाती हैं और मट्टी और उन सारी लुआब को मिलाकर अपने छोटे छोटे घर बनाती हैं, और वो घर के टीले बन जाते हैं, और वो 8 फुट से 35 फुट तक ऊंचे हो सकते हैं, दीवारों पे ये बना लेते हैं। और दीमक की तादाद दुनिया में, जैसे एक अगर इंसान है ना तो 10 दीमकें हैं। अगर इस कुर्रे अर्ज़ पे 7 अरब इंसान हैं तो 70 अरब दीमक है। तो ख़वातीन हज़रात, लॉजिक और इमोशंस और इकट्ठे रहना ये सिर्फ ख़ासा इंसानों का नहीं है बल्कि मक्खियों का भी है, हशरात का भी है। और जो इनमें कॉमन ट्रेट है वो कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन समझना एक दूसरे की बात को, अपने अपने रोल्स को समझना और उनके मुताबिक चलना। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक बात बनती नहीं बल्कि बात बिगड़ जाती है। तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे हम दूसरों की बात को समझें और अपनी बात उनको समझा सकें? और क्योंकि बात ये हो रही थी दीमक की और उनके मेदों में और उनके अंदर जो है वो
इस किस्म के जो फंगस हैं जो उनको मदद करते हैं जीने में, तो बैन ही आप मानेंगे कि इंसानों के जिस्म में खुलियात कम हैं। खुलियात भी बहुत हैं, मगर खुलियात के साथ साथ हमारी अंतड़ियों में इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे मूड मिजाज के ऊपर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उसका असर हर किसी पे मुख्तलिफ होता है। तो जिन लोगों के माइक्रोबायोम यानी कि अंतड़ियों के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है उनको माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नज़र तो नहीं ना आते, सिर्फ खुर्दबीन के नीचे नज़र आते, तो माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो माइक्रोबायोम जो है वो एक और ही दुनिया है, और वो जो दुनिया और जो कुछ हम खाते हैं और जिस तरह के बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं वो हमारे मूड और मिजाज के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो मूड मिजाज का ताल्लुक जो है वो सिर्फ हमारी सोचों से नहीं है, बल्कि हम जो कुछ खाते हैं और जो बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं उनसे भी हमारी सोच विचार पर असर पड़ता है। अब जब सोच विचार का जिक्र कर दिया, तो सोच विचार जब हमारी पॉजिटिव होती है तो नताइज किस्म किस्म के होते हैं, पॉजिटिव, और नेगेटिव होती है तो किस तरह के होते हैं वसीम साहब? नेगेटिव। अपनी सोचों को पॉजिटिव रखने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हम कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, हमारी कहीं ANTS तो नहीं चल रही। ANTS मतलब अगर इनको मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ेंगी? एंटी सोशल। नहीं, एंट्स, ANTS, एंट्स का मतलब चींटी। मगर यहाँ पे जो ANTS का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ऑटोमेटिकली नेगेटिव तो नहीं आप सोच रहे हैं, कई दफ़ा हम किसी सिचुएशन को परसीव करते हैं नेगेटिव, हमने वही पैटर्न बना लिया होता है। नेगेटिव जो सिचुएशन हम परसीव करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नेगेटिव है, उसके पीछे हो सकता है कि हम भूखे हों, हम सोए कम हों, जिसको आप कहते हैं हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड, हाल्ट। हो सकता है हम हंग्री हों, एंग्री हो, किसी बात पर गुस्से में हो, लोनली हो, टायर्ड हो, हमने नींद पूरी ना की हो, पानी ज़्यादा ना पी। तो जो हमारे जिस्म की ज़रूरियात हैं, अगर वो बड़ी देर तक उस बंदे की तरह जो जंगल से चला, जो अपने गांव से जंगल में चला गया, तो उसने बजाय सही सोच के उसने कहा यार मैं लोमड़ी की तरह यहाँ पड़ा रहता हूँ। तो हंग्री हो, एंग्री हो, लोनली हो, टायर्ड, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन और वो पीछे रह जाता है और हमारा जो इमोशनल ब्रेन वो एनिमल ब्रेन की तरफ चला जाता है। यानी जैसे जानवर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते अशरफुल मखलूक़ात, इंसान इसलिए क्योंकि वो सोच विचार कर सकता है, वो चीज़ों का एनालिसिस कर सकता है। तो जब हम सोच विचार भूखे हों, इस तरह का हों, तो फिर सही नहीं होती। अगर हम भूखे होने के बावजूद हमारे पास कोई वजह हो, कोई हमारे पास दलाइल हो, कोई हमारे पास अकीदा हो, कोई नज़रियात हो, तो फिर भूख प्यास भी हमारी अकल को पत्थर मार के ख़राब नहीं करती। जैसे लोग रोज़ा रखते हैं तो 16 घंटे 18 घंटे भूखे रहते हैं, मगर क्योंकि उनके पास दलील होती है, अकीदा होता है, वजह होती है, तो इसका मतलब ये है कि सोच के ऊपर अगरचे असरअंदाज हमारी नींद की कमी, हमारी भूख और बॉडीली फंक्शंस हो सकते हैं, मगर हमारे पास अकायद हों। हमने अगर एक ऐनक लगाई हो तो हमें चीज़ें पिंक रंग की ऐनक से सब कैसी नज़र आएंगी? रेड, पिंक ही है। रेड ऐनक लगाएंगे तो रेड नज़र आएगी। मतलब हाँ। तो अकीदों की जो ऐनक है, अकीदों की, नज़रियात की ऐनक, वो हमें अपना एक लॉजिक देती है, एक सोच देती है। अगर अकीदे सही हैं तो नताइज सही निकलेंगे। अगर अकीदा ये है कि मैं इससे अफजल हूँ, ये मुझसे कमतर है क्योंकि मेरा अकीदा इससे ऊंचा है, इसका अकीदा मुझसे नीचा है, ये कमतर मैं बरतर, तो ये तफरीक की बुनियाद है, ये तफरके की बुनियाद है।
इससे लोग जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। आपका जो अकीदा है और आपका जो अकीदा है वो इस बुनियाद पे है जहाँ आप पले बढ़े, जो आपने विजिट किया, जो आपकी सोचें थी, उन्होंने जर्नी क्या है आपका? हाँ, जो एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। तो ये जानने के लिए कि आपकी सोच गलत है या सही है, मुझे आपसे सवाल करना पड़ेगा, मुझे आपको सुनना पड़ेगा, मुझे वाई, क्यों, कैसे में जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह मियाँ ने हमें दिए हैं 2 कान और 1 ज़ुबान। हम जब बोलते ज़्यादा हैं, हम सुनते कम हैं, तो हम दूसरे की बात समझते नहीं और उसको निगेट कर देते हैं। अपने जज्बात से उसको हम कह देते हैं कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। तो लॉजिक के पीछे आपकी कॉग्निशंस होती हैं, यानी आपकी सोच होती है, सोच के पीछे आपके नज़रियात और अकीदे होते हैं। अगर आप अकीदा और नज़रियात बदल लें तो ऐसे ही है, आप ऐनक उतार लें या ऐनक पहन लें या सब्ज़ ऐनक पहन लें तो सब्ज़ नज़र आएगा, सब्ज़ अकीदा अपना लें तो सब्ज़ सारी चीज़ें आएंगी, पिंक ऐनक पहन लें तो पिंक नज़र आएगा, पिंक अकीदा अपना लें तो पिंक नज़र आएगा। वाह। और अगर आपका और मेरा बात मैं आपकी समझ जाऊँ और आप मेरी समझ जाएँ, तो आप अफ्रीका से हैं या अमेरिका से हैं, तो हम फिर क्योंकि इंसान होने के नाते फिर एक दूसरे की बात अफ़हाम व तफ़हीम से समझ सकेंगे। तो सोच पॉजिटिव और नेगेटिव के पीछे हमारे नज़रियात भी होते हैं, हम खाते क्या हैं ये भी होते हैं, हमारी सोचें भी होती हैं। और जब हम दूसरे को मौका देते हैं बोलने का और ख़ुद सुनने का, और दिल से भी सुनते हैं और अपनी 5 हिस्सों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, यानी वो जो हमने बात की थी कौन सी वाली, बॉडी लैंग्वेज की बात की थी ना पिछले प्रोग्राम में, तो हम पूरे देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, अगला पुरसकून है, एजिटेटेड है, परेशान है, क्या है। तो फिर हमें उनकी बात समझ आती है। और जो भी हम जब सोच दूसरे की समझते हैं, अपनी सोच पर भी गौर व फिक्र करते हैं, तो फिर सोच की बुनियाद पर बनते हैं हमारे इमोशंस। हमारे जज्बात किस बुनियाद पे बनते हैं, हमारी सोच किस बुनियाद पे बनती है, हमारी ज़रूरत बॉडी की या हमारे अकीदों पे। और हमारी सोच से क्या फूटते हैं, हमारे जज्बात। जज्बात जो हैं वो गुस्से के हो सकते हैं, वो मोहब्बत के हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, वो गुस्से के हो सकते हैं, वो डिस्गस्ट के हो सकते हैं, जितने भी जज्बात हैं। जैसे ये सारे गामा पादा नीसा है ना, इस तरह कई जज्बात भी हैं। और जो हमारी सोचें होती हैं वो हमारे जो ब्रेन के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारा मूड बनाते हैं और सोच बनाते हैं, उनके ऊपर हमारी सोच भी असरअंदाज होती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी ऊपर नीचे उसी बुनियाद पे होते हैं, मगर जब वो बिल्कुल अपनी मर्जियां करने लगें तो फिर हमें दवा दे के उनको बैलेंस करना पड़ता है। मगर सिर्फ दवा से काम नहीं होता, साथ में साइकोथेरेपी यानी गुफ्तगू काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। तो सोचें, सोचों के पीछे अकीदे, सोचों से बनते हैं जज्बात, जज्बात से बनता है मूड, मिजाज, और मूड मिजाज से हमारा रवैया बनता है। जैसा रवैया मूड मिजाज होगा, अगर तल्ख मूड मिजाज हो, जगह लड़ाई का होगा, तो मैं आपसे ढूंढ ढूंढ करना शुरू कर दूंगा। अगर अच्छा होगा तो मैं आपकी अच्छी तरह से बात सुनूंगा, आपकी बात समझूंगा, एक अच्छे माहौल में बात होगी। तो रवैया जो है, बिहेवियर, वो आपका बनता है मूड मिजाज से। और रवैये जो हमारे होते हैं, जब एक दूसरे के साथ उनका कांटेक्ट होता है, तो हमारे अंदर रवैये की बुनियाद पे दिल तेज़ तेज़ धड़कना, दिल जो है वो तेज़ चल रहा है, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, तो सिम्टम्स बॉडी में आने लग जाते हैं। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, खाने पीने से, हमारी ज़रूरियात, हमारी बदन की ज़रूरियात से और हमारी अकीदों से, और फिर ये यहाँ तक पहुँची थी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लॉजिक और इमोशंस दोनों को इकट्ठे ले कर के चलें, तो फिर हम बात समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बात काफ़ी क्योंकि गंभीर हो गई, तो अब मौका आ गया कि आप हमें कोई अच्छा सा कलाम सुनाएं वसीम साहब, और फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा सा।
हाणी आवे तोड़ की जानाई मरवे चल मेले नू चलिए हाणी आवे तोड़ की जानाई मरवे चल मेले नू चलिए एले फड़ कुंजियां ते सांभ ले तिजोरियां एले फड़ कुंजियां ते सांभ ले तिजोरियां खसमां नू खावे तेरा करवे चल मेले नू चलिए हाणी आवे होर की जानाई मरवे चल मेले नू चलिए पहला मेला अल्लाह कीता पहला मेला अल्लाह कीता मलका वेख के सजदा कीता इबलीस गया बिचों सड़वे चल मेले नू चलिए हाणी आवे होर की जाने मरवे चल मेले नू चलिए दूजा मेला खलील लगाया दूजा मेला खलील लगा ज़िबा करन लई पुत्र लटाया आ गया आप छाती उत्ते चढ़वे चल मेले नू चलिए हाणी आवे ओढ़ की जानाई मरवे चल मेले नू चलिए चल मेले नू चलिए चल मेले नू चलिए थैंक यू सूफियाना कलाम उसमें बहुत सी जो है बारीक बातों का जिक्र था। थैंक यू सो मच वसीम साहब। थैंक यू। चलिए एक आम सी बात मिस जो है उनसे पूछते हैं। मिस ये बताएं कि क्योंकि हम मंतक की बात कर रहे हैं, दलील की बात कर रहे हैं और इमोशंस को और मंतक को मिला के चलाने की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि जो केला है, केला क्या है? बनाना। नहीं, बनाना तो है, अंग्रेजी में बनाना, उर्दू में केला। ये क्या चीज़ है? फ्रूट है। फ्रूट है, बिल्कुल ठीक। हाँ। तो क्या केला हमेशा एक फल ही होता है? अभी एक सवाल है, देखिए उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है कि बनाना से कई चीजें बन सकती हैं। देखिए ना, ये है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये है लॉजिक, ये इसी को लॉजिक कहते हैं। केला तो केला होने से पहले भी केला नहीं था। हाँ, मिसाल के तौर पे आप ये बताएं कि केक जो है वो
कैसे बनता है? रेसिपी होती प्रॉपर एक, मोटी मोटी क्या चीज़ें पड़ती हैं? उसमें बड़ी बड़ी ब्रेड यूज होती है, ब्रेड से मतलब butter। आपका है शायद आटा, हाँ, है ना? ब्रेड भी ब्रेड रोटी को कहते हैं। हाँ जी, वो यूज होती है ना केक में। अच्छा, रोटी बना के। नहीं नहीं नहीं, ब्रेड वो डबल रोटी। डबल रोटी। डबल रोटी। अच्छा, डबल रोटी किससे बनती है? वो गंदम से ही ज़ाहिर है। आटे से। हाँ। गंदम के आटे से। हाँ। ठीक हो गया। और क्रीम उसमें यूज होती है, उसमें मिल्क में भी, अंडा अंडा भी फ्रूट्स, अगर चॉकलेट। अगर अंडा, आटा और दूध और खमीर इनको मिला दिया जाए तो ये केक बन गया। हाँ, एक खास तरकीब के साथ, और एक खास उसको हीट भी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो सिर्फ दूध ये पड़ा हुआ, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, सवाल करने से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ तहलील हो के क्या बनी है। हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग के लिए ख़वातीन और हज़रात ज़रूरी है कि हम सवाल पूछें। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तो हमें दूसरे के दिल के अंदर छुपे हुए मामलात समझ नहीं आएंगे। अगर किसी को अब्बासियाँ आ रही है, तिमाही राजा बना हुआ है कोई, तो अभी जानना पड़ेगा कि आखिर इसको क्यों अब्बासियाँ आ रही हैं। हो सकता है उसने चाय ना पी हो, 1 नींद ना पूरी हो, 2 थका हुआ हो, 3 उदास हो, 4 हो, आवाज़ार हो, 5 पैसे ना हो, 6। या हो ही मनूस। नहीं, ये एक्सट्रीम पोजीशन आपने ली है। देखिए, मनहूस जिसको या उसके सामने किसी ने जमाई ली हो, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि जो माहौल है वो उसकी एग्जैक्टली मर्जी का ना हो, या हो सकता उसकी अटेंशन उसमें ना हो। अच्छा, ये बात आपने एक्सप्लेन हो कर सकता है दी। उसके सर में दर्द हो। मतलब देखिए, सवाल करेंगे तो पता चलेगा। अब एक बात और यहाँ से समझ आई, जो आपने जो ही कहा ना, हो ही मनहूस, तो मैंने मना किया, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं ना, लो जी इस तो इलावा ए गल हो ही नहीं सकती, तो ये लॉजिक और मंतक के खिलाफ है बात। इसमें इमोशनैलिटी आ जाती है। आपने फाइनल कर दी बात कि इसके अलावा कुछ नहीं। सो ये ऑलवेज नेवर जो है, ये इससे फिर स्टेल मेट हो जाती। स्टेल मेट का मतलब होता है चीज़ें वहीं रुक जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकती। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, और फिर आपको एक जज्बा आया, आपको एक वो आपने कहा लो मैं तो उसको गलत साबित करके। अक्सर होता है ना। म्यूजिक को लेके भी होता है समटाइम्स। मुझे लोग कहते हैं अच्छा ये तो तुम ये चीज़ तो नहीं गा सकती, ये तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर वो मैंने की हुई हैं चीज़ें, और भी बहुत सारी लाइफ में चीज़ें। अच्छा, ये जो ज्यूरी होती है, ज्यूरी समझती हैं? जजेस। हाँ, जहाँ पे केस लगता है, कई दफ़ा ज्यूरी के लोग जो बैठे होते हैं ना, वो कॉम्पिटेंट जज या उन्होंने कानून नहीं पढ़ा होता, मगर जब उनको बात समझाई जाती है तो कोई जो बहुत अच्छी तरीके से बात करता है या उनके जो जज्बात को दाएं बाएं कर लेता है, तो वो जो मुजरिम होता है वो बच जाता है, और जिसके साथ जुर्म हुआ होता है, जिसका नुकसान, वो फंस जाता है या वो लॉजिक की बजाय उनके इमोशन से खेल लेते हैं। तो हमेशा साइंसदान जो होते हैं वो इमोशंस का नहीं बल्कि लॉजिक, मंतक, एविडेंस जो होते हैं, प्रूफ, शवाहिद, और क्या कहेंगे प्रूफ को, सबूत जो है उनकी बुनियाद पे काम करते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको कोई अगर बता रहा है और अपनी तकरीर में, अपनी बात में हकायक भी बता रहा है और नंबर्स भी बता रहा है कि HbA1c जो है आपकी 8 होनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, और आपकी HbA1c जो है वो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनकी 5.5 उससे कम होती है, जिनको डायबिटीज़ ना। ये जब तक फिगर्स के साथ वो मंसूब नहीं करेगा कि आपको क्यों बताई जा रही हैं, आपकी सेहत पे कितने अच्छे असरात मुरतब होंगे, तो यहाँ पे आपके फैक्ट्स के साथ इमोशंस भी हो जाएंगे। देन यू विल अंडरस्टैंड, रिमेंबर देम, एंड देन यू विल अडॉप्ट द बिहेवियर्स
which will keep you healthy. सो ख्वातीन हज़रात, ये जो आज सारी डिस्कशन मैं कर रहा था, इसका मकसद ये था कि आपको सोशल मीडिया के दौर में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जाते हैं, या जो सोशल मीडिया पे कई दफ़ा आपको जज्बाती बातें बताई जाती हैं, उनके पीछे हक़ाइक़ तक पहुंचना ज़रूरी होता है, वरना हमारी जो बिलीफ है, हमारी जो अकायद हैं, जो हमारे नज़रियात हैं, वो बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक इदारा है जिसका ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ मुल्कों का ये जानना कि वहाँ पे फाइनेंशली, वहाँ पे जो रुपया पैसा वग़ैरह ये सब चीज़ें हैं, उनके अंदर कोई ख़राबी, कोई करप्शन वग़ैरह तो नहीं होती। उनकी तरफ भी देखें, उनमें कोई ख़राबी वग़ैरह तो नहीं होती, कोई गड़बड़ तो नहीं होती। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट ये है जिसमें जिन ममालिक में बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको वो ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं। अभी हाल ही में इस इदारे ने ईरान को ब्लैक लिस्ट में कर दिया। ये इदारा पता है किनका है? जो ग्रेट 7 है ना, जो दुनिया के 7 मुआशी तौर पे पैसे के एतबार से ज़्यादा मजबूत मुल्क हैं, उनको कहते हैं G7, ग्रेट 7। उन्होंने मिलकर ये एक बनाई है और वो लिस्ट लगाते हैं कि फ़लाँ मुल्क जो है वो पैसों की गड़बड़ कर रहा है या वो ख़तरा है दुनिया के लिए। मुत्तहिदा तो नहीं कहते? नहीं, G7 की बात कर रहा हूं मैं, G7 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि ईरान जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड करने लगे थे, बड़ी मेहनत से हमने शुक्र अदा किया है हमारी हुकूमत ने कि हम ग्रे लिस्टेड हो गए, ब्लैक लिस्ट नहीं हुए, क्योंकि जो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं उनके ऊपर बड़ी पाबंदियां लग जाती हैं। ग्रे एरिया में अभी हम चलो ग्रे यार एरिया कभी छूट दे दी। और आपको ये जानकर हैरत अंगेज खुशी या गमी होगी, खदशा होगा, खुशी या गमी होगी कि अफगानिस्तान वाइट लिस्ट में। वाह, रोना आ रहा है मैंने। अब सोचने का मकाम ये है कि जब क़यामत के आसार हैं। मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, और एक तरफ उसको वाइट लिस्ट में किया है इन 7 ममालिक ने जो G7 में आते हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अफ्यून या नारकोटिक्स हैं वो कहाँ पे बनती हैं? अफगानिस्तान। तो ये इसके पीछे कुछ मफादात देखिए, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कई दफ़ा इमोशनली चेंज कर दिए इंटेंशनली इमोशनली चेंज किए जाते हैं, ताकि उनके नताइज जो हैं वो लोगों को कुछ से कुछ नजर आए। जैसे ज्यूरी की बात नहीं आपको बताई, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो लॉजिक आ रहा है, जो रेटरिक आ रहा है, जो बोलचाल में बात आ रही है, जो कोई चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है, उनका रब्त और उनके पीछे मफादात और इमोशंस क्या हैं। बायसनेस बायस हो गया ना, यानी एक तरफ टिल्ट हो गई। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं मिस नादिया से एक और सवाल करना चाहता हूँ, ताकि आपकी अटेंशन भी मेरी तरफ रहे ना, आप बोर ना हो जाए। साइकिल जो है वो कैसी सवारी है? बोरिंग सवारी है। अच्छा, अब ये बड़े गौर करने वाली बात है ख़वातीन हज़रात। एक तंग गली है, पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा, इतनी तंग गली है जैसे 2 फुट की गली है, और काफ़ी लंबी इस तरह सुरंग टाइप है, मगर नीचे जो है वो 5 मील की ये गली है, और उसके एंड पे इत्तेफाक से आपका घर है। ठीक है, और आपके पास चॉइस है, या तो आप पैदल चल के जाएं या आप साइकिल पे जाएं, और पेट्रोल वेट्रोल और कुछ नहीं मिल रहा, जगह भी तंग है, आप रिक्शा नहीं करा सकती, रिक्शा का सिर्फ अगला व्हील उसमें जाएगा और फंस जाएगा। अब कैसी सवारी है? वैसे भी साइकिल हेल्थी सवारी है। अच्छा चले, एक जरा वसीम साहब की भी बात सुन लें। आपने कहा बोरिंग है, वसीम साहब ने कुछ और कहे सुने बगैर कह दिया कि हेल्थ के लिए अच्छी है। हेल्थ के लिए अच्छी, नज़रियात बदल रहे हैं, सोचने से, कॉग्निशन से, उस पर गौर करने से, ज़रूरत के तहत, सिचुएशन के तहत।
अच्छा, अब आपका एक बहुत ही प्यारा सा घर है, वो उस सुरंग के किनारे नहीं है, मगर वो सुरंग जो है ना वो पानी के अंदर से गुजर रही है और आपका घर दरिया के दूसरी पार है और साइकिल आपके पास है, तो आपने वहां पे जाना है अपने घर, बीच में नदी है, तो अब ये कैसी सवारी है? बेकार बेकार है। बेकार। सो इट इज सिचुएशनल डिपेंडेंट, फ़ायदों की बात पे डिपेंड करती है। तो ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमने प्रोग्राम किया उसमें जो बात मैं मुख्तलिफ, अगर आप इस प्रोग्राम को रीविज़िट करें तो हमने मुख्तलिफ कॉग्निशंस की बात की, ज़रूरियात की बात की, अकायद की बात की, नज़रियात की बात की, और इससे हमने ये जैसे कई दफ़ा कुछ क्लीशेज़ होते हैं कि गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, मगर गरीबों की मदद करते करते अगर हम उनको अपना आला कार बना लें, हम उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना लें और हम उनको एक वक्त की रोटी खिला दें, मगर उससे क्या बेहतर नहीं है कि हम उनको कोई वोकेशन, कोई हुनर सिखा दें ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। सो लॉजिक, इमोशंस, नज़रियात, ज़रूरियात, बदन की ज़रूरियात, इन सारी चीज़ों को जब हम लेकर चलते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कहाँ किस चीज़ की कितनी अफादियत है, और गुफ्तो शुनीद, वाय, सवाल जो बच्चे छोटे पूछते हैं और इस तरह उनका नॉलेज बढ़ता है, तो हमें हमेशा दूसरों को ये मदद फराहम करनी चाहिए, मौका देना चाहिए, वो माहौल बनाना चाहिए जिसमें वो हमारी बात गौर से सुन सकें, हक़ाइक़ की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे, और जज्बात ऐसे तेज़ तुंद आंधियों की तरह नहीं होने चाहिए कि हमारे फासले पैदा हो जाएं। उनकी बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए और फिर किसी बेहतरीन नताइज पर पहुंचने के लिए हमें जज्बात को, जो कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जो राइट ब्रेन है, और लॉजिक, दलील, लेफ़्ट ब्रेन, इनको, क्योंकि ब्रेन बना ही ऐसा है कि दोनों को साथ लेके चला जाए, मगर लॉजिक को आगे बढ़ाने के लिए जज्बात को थोड़ा मध्यम आंच पर चलाना पड़ता है, तो फिर बात समझ आती है। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर कशीफ किया होगा, और अगरचे प्रोग्राम के दौरान आपका कोई कमेंट हम तक नहीं पहुंचा, मगर प्रोग्राम के बाद मैं आपके कमेंट्स को एक दफ़ा देखूंगा और उस पर जो रेलेवेंट आंसर्स होंगे, आपकी कोई क्वेरीज़ होंगी, उनका जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अपना डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को, वसीम साहब को और नादिया को, मगर यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब हम पलट के आएंगे तो नादिया आपको एक गाना सुनाएंगी और फिर हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। तो राइट नाउ अ ब्रेक एंड देन वी विल कम बैक। जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का ताल्लुक है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दो बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मुलामत करना, तंज़े करना और किसी न किसी तरीके से दूसरे को उसके डार्क फ्यूचर की बातें करना, उसके डार्क माजी की बातें करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवोकिंग के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना। अगर उसको कोई ख़तरा है तो उस ख़तरे को टालते रहना, अगर वो दफ्तर नहीं जाता तो उसके लिए बहाने करते रहना, अगर वो शादी ब्याह या तकरीबात में नहीं जाता तो उसके लिए बहाने बनाना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम मूड को मैनेज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं चाय से या किसी भी नशे से, ट्रैंक्विलाइज़र से या शराब से या कोकेन से करते हैं, तो
आप कहते हैं कि ये जो मूड मैनेजमेंट है, तो जब हम अगर ये ना करें, क्योंकि जाहिर है जब मूड ख़राब होता है तो हम नशों की तरफ जाते हैं, अगरचे बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम नशे इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मूड ख़राब रहता है, हम अनकॉन्शियसली शुरू कर लेते हैं, किसी महफ़िल में उससे मूड अच्छा होता है और फिर हम उसे करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नशा सिर्फ़ वो लोग करते हैं जिनका दर हकीकत मूड का मामला होता है या मूड का कोई मसला होता है। ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन है। जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का ताल्लुक है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दो बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मुलामत करना, तंज़े करना और किसी न किसी तरीके से दूसरे को उसके डार्क फ्यूचर की बातें करना, उसके डार्क माजी की बातें करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवोकिंग के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना। अगर उसको कोई ख़तरा है तो उस ख़तरे को टालते रहना, अगर वो दफ्तर नहीं जाता तो उसके लिए बहाने करते रहना, अगर वो शादी ब्याह या तकरीबात में नहीं जाता तो उसके लिए बहाने बनाना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम मूड को मैनेज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं चाय से या किसी भी नशे से, ट्रैंक्विलाइज़र से या शराब से या कोकेन से करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो मूड मैनेजमेंट है, तो जब हम अगर ये ना करें, क्योंकि जाहिर है जब मूड ख़राब होता है तो हम नशों की तरफ जाते हैं, अगरचे बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम नशे इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मूड ख़राब रहता है, हम अनकॉन्शियसली शुरू कर लेते हैं, किसी महफ़िल में उससे मूड अच्छा होता है और फिर हम उसे करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नशा सिर्फ़ वो लोग करते हैं जिनका दर हकीकत मूड का मामला होता है या मूड का कोई मसला होता है। ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा